हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इतना आपको पढ़ाया था उस दिन, आज हम उसके आगे से पढ़ाएंगे। यहाँ से आपका पढ़ाना रह गया था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट। आप लोग रीड करते जाओ और हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः फ्रांस में सन 1789 से पहले प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। देखिए फिगर 2, जैसा फिगर 2 हमने उस दिन आपको बताया था, दिखा ना, ये फिगर है। अब ये फिगर आपका एक्सप्लेन होगा जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये जो फिगर 2 है, ये फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। लगभग जनसंख्या का लगभग 90% की पूरी जनसंख्या के लगभग 90% कौन था? पीसेंट्स के साथ थे। और लेकिन जो जमीन थी, लैंड जो कल्टीवेटेड थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कौन कौन रहता था? कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट के रिचर मेंबर रहते थे। लगभग 60% जो लैंड थी उसमें कौन रहता था? कुलीन वर्ग। कुलीन मतलब जो बहुत राजा महाराजा थे। चर्च था, और जो रिचर मेंबर थे, अमीर लोग, थर्ड स्टेट के, वो रहते थे। अब देखिए, जो फर्स्ट 2 स्टेट्स के लोग थे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया था, फर्स्ट 2 स्टेट के जो लोग थे उसमें कौन कौन आते थे? पादरी लोग और कुलीन वर्ग। फर्स्ट 2 स्टेट्स में कौन कौन आते थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग, जिन्हें कि जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। मतलब जन्म से ही उनके पास अधिकार उन्हें प्राप्त थे। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था वो क्या था? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था वो क्या था? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। जो कुलीन वर्ग था उन्हें कुछ सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। सामंती मतलब जो सामंत के तहत उन्हें अधिकार मिलते हैं, वो भी उनके पास थे। जैसे कि वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं प्रदान करना, मतलब आर्मी की सेवाएं प्रदान करना, अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। मतलब जो किसान थे वो क्या क्या करते थे? अपने जो उनके रहते थे स्वामी, उनके लिए वो क्या क्या करते थे? उनके लिए वो उनके घरों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, उनकी आर्मी के लिए काम करते थे, और उनके रोड वगैरह मेंटेनेंस के लिए भी वो काम करते थे। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा था। टाइट जो है, ये इसे क्या कहा जाता है? धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। चर्च भी जो था किसानों के करों का हिस्सा था, और टाइट्स जो है कर के रूप में, मतलब टाइट्स में धार्मिक कर, जो धर्म के नाम पे टैक्स लिया जाता है, उसे टाइट्स कहते हैं। तो इस पे धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था।
और ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर ही चुकाना होता था। जो थर्ड स्टेट्स के समान लोग सभी लोग थे, उन्हें क्या होता था, सरकार को टैक्स देना होता था। ये थर्ड स्टेट्स के लोग, इन्हें सरकार को टैक्स देना ही होता था। इन करों में टाइल्स प्रत्यक्ष कर, इन करों में डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल, ये टाइल है। हाँ, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टाइल। और जो धर्म के नाम पे टैक्स लिया जाता है उसे कहा जाता है टाइड। टाइड। अब देखिए, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, मतलब डायरेक्ट भी टैक्स और इनडायरेक्ट भी टैक्स लिया जाता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी, जो अप्रत्यक्ष कर थे वो नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पे लगाया जाता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पे लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वृत्ति कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। इस प्रकार राज्य के वृत्ति कामकाज का मतलब राज्य में जितने फाइनेंस काम होते थे उसका सारा बोझ कौन लेता था, किसके ऊपर रहता था, जनता के ऊपर रहता था, जनता वहन करती थी। अब देखिए इधर कुछ न्यू वर्ड्स है। लिवरे, यूनिट ऑफ करेंसी इन द फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1784। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। क्लर्जी, क्लर्जी कौन होता है, क्लर्जी में वो लोग आते हैं जैसे पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। थेटर्स, थाइट्स। अब थाइट में कौन आता है, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि जितना खेतों में चीज होती थी उसके 10 पार्ट के बराबर होता था। अब है टाइल, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला टैक्स। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 23 करोड़ थी। 23 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़ के 28 करोड़ हो गई। परिणामतः जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अनाज के उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अनाज के उत्पादन की तुलना में मांग क्या हो गया, तेज़ी से बढ़ गया। अब अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य, जो अधिकांश लोग थे उनके अब प्रोडक्शन इतना नहीं होता था जितनी डिमांड होती थी, तो अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य व्यवस्था क्या थी, ब्रेड, पाव रोटी की कीमत भी तेज़ी से वृद्धि होने लगी। पाव रोटी की भी क्या होगा, जब चीज़ कम रहेगा तो क्या होगा, उसकी क्या होते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। अब आगे है, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। अधिकतर जो काम करने वाले होते थे वो मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी की कीमत उनके मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी की जो दर है वो महंगाई दर के साथ नहीं बढ़ी। मजदूरी की दर महंगाई दर के साथ नहीं बढ़ी। फलस्वरूप अमीर गरीब के बीच में जो गैपेज था वो बढ़ता चला गया। स्थितियाँ तब और बदतर हो गई जब सूखे और ओले का प्रकोप पैदावार पर पड़ने लगा। इससे जो रोजी रोटी थी वो क्या हो गया, संकट में पड़ गई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब रोजी रोटी जो थी संकट में पड़ गई। जीविका संकट इसे कहते हैं, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थी।
जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थी। जैसा देखिए आपको इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। 1715 में 23 मिलियन था और 1789 में 28 मिलियन हो गया। तो इससे क्या था, डिमांड बढ़ने लगी, खाने की चीज़ की डिमांड लोगों में बढ़ने लगे। डिमांड तो बढ़ रहा था लेकिन फूड ग्रेन्स उतने नहीं हो रहे थे, जिसके कारण ब्रेड के दाम बढ़ गए, जो कि मेन फूड आइटम से लोगों का मेन भोजन था। अब क्या है, एम्प्लॉयज़ वर्कशॉप में काम करते थे और लेकिन उनकी वैगेज उनके मालिक फिक्स करते थे और वैगेज की प्राइस नहीं बढ़े। महंगाई दर के साथ वैगेज की मतलब जो उनको कीमत दी जाती थी बोझ उठाने के लिए, उसके दाम नहीं बढ़े। इसका नतीजा ये हुआ कि जो गरीब और अमीर थे इनके बीच की जो खाई थी वो और भी चौड़ी होती गई। अब ये प्रकोप तब और अधिक हो गया जबकि सूखे का दौर और ओले का दौर मतलब पैदावार पे पड़ने लगा। सूखा और ओला पैदावार को नुकसान करने लगा। अब ये क्या था, आजीविका संकट एक आम बात हो गई थी फ्रांस में उस समय लोगों में ये, क्योंकि रोजी रोटी जो थे लोगों के लिए एक संकट बन चुके थे। आज के लिए इतना ही।